प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस से विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इस पेपर के 6th चैप्टर पर हम विद्यार्थियों डिस्कस कर रहे हैं। मतलब इस वीडियो से हम डिस्कस करना शुरू ही करेंगे। ये चैप्टर आप देख पा रहे हैं, शक्ति की अवधारणा। ठीक है, पावर। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है विद्यार्थियों। तो एक अवधारणा के रूप में शक्ति क्या है, इसको हम समझेंगे। शक्ति को अलग अलग विचारकों ने किस रूप में इसका वर्णन किया है, किस रूप में इसको परिभाषित किया है। विभिन्न कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी देखेंगे। और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, छोटे प्रश्न के रूप में भी आपसे शक्ति के बारे में पूछ लिया जाता है। हालांकि शक्ति को लेकर काफ़ी बातें हैं, वो आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, एक अवधारणा के रूप में, एक केंद्रीय अवधारणा जिसको हम राजनीति विज्ञान कहते हैं, उसके रूप में शक्ति क्या है, तो उसको हम एक बेसिकली ओवरव्यू आपको इस वीडियो में पूरा पता लग जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाला है विद्यार्थियों। आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, अभी उन्हें पता नहीं है इस सीरीज़ का, तो मैं बता दूं कि अब तक जो भी चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं, सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आप देख सकते हैं। इस चैनल पर मौजूद है। उसकी प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चले जाएं, इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ आपको बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ सारे जो वीडियो है वो क्रमबद्ध रूप से आपको मिल जाएंगे। उसका जो लिंक है आपको उस प्लेलिस्ट का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं शक्ति की। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पहली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो शक्ति है उसको आधुनिक राजनीति विज्ञान में हम देखें तो राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है, वो माना जाता है शक्ति को। कई बार ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो केंद्रीय अवधारणा है, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट, वो पावर को, शक्ति को माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? देखिए, अगर हम बात करें जैसे कुछ राजनीति विज्ञान की कुछ अवधारणाएं या कुछ जैसे संप्रभुता है, सरकार है, सत्ता है, ठीक है, राज्य सरकार है, तो उसमें शक्ति एक केंद्रीय अवधारणा के रूप में है। ठीक है, उसमें अंतर्निहित है। वो कैसे अंतर्निहित है? देखिए, अगर हम बात करें संप्रभु क्या है, संप्रभु तो एक पावर ही तो है जो कि आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की जो वो पावर है वो देती है सरकार को या राज्य को। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत 1947 से पहले संप्रभु नहीं था, वो पावर नहीं थी उसके पास जिससे कि वो अपने अंदर के आंतरिक और बाह्य अन्य राष्ट्रों के साथ क्या संबंध रख रहे हैं वो निर्णय ले पाए। ठीक है, वो निर्णय हमारे लिए ब्रिटेन लेता था। तो वो संप्रभु क्या है, एक पावर ही है, शक्ति उसमें निहित है। ऐसे ही प्रकार सरकार जो है उसमें भी शक्ति ही निहित है, अगर केंद्रीय रूप से अंतर्निहित है उसमें। ठीक है, तो ये राज्य में भी अगर हम बात करें, राज्य में क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट बिल्कुल पावर ही होता है। तो इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो शक्ति को है वो केंद्रीय अवधारणा के रूप में माना गया है। ठीक है, आप आगे देख पा रहे हैं केटलिन और लासवेल, ये 2 प्रमुख आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक हैं। इन्होंने तो विद्यार्थियों इतना केंद्रीय पॉइंट या बिंदु माना है शक्ति को कि उन्होंने तो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान तक कह दिया है। उन्होंने राजनीति विज्ञान को यही कह दिया है कि राजनीति विज्ञान तो क्या है, शक्ति का विज्ञान है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा, तो कैटलिन ने कहा वैसे तो, और बाकी लासवेल भी। तो कैटलिन ने तो इसको बिल्कुल शाब्दिक दृष्टि से बिल्कुल कहा है। तो लासवेल के बारे में आप कह सकते हैं, तो लासवेल और कैटलिन दोनों ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान तक ही कह दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करें विभिन्न जो पाश्चात्य विचारक है, चाहे प्राचीन विचारक, ये तो हम आधुनिक जो प्रमुख विचारक की बात करी, लेकिन अगर हम विद्यार्थियों पाश्चात्य विचारकों की बात करें या भारतीय चिंतकों की भी हम बात करें, भारतीय जो विचारकों की बात करें, उन्होंने भी शक्ति को केंद्रीय स्थान दिया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ऐसा नहीं कि ये कोई आधुनिक अवधारणा में ही या आधुनिक राजनीति विज्ञान में ही शक्ति को केंद्रीय स्थिति प्रदान की गई है, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण स्थिति जो पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक चिंतक रहे हैं उन्होंने भी इसको बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में रखा है।
अगर जैसे हम बात करें पाश्चात्य जो पश्चिमी विचारक है, चाहे हम मैकियावली, हाब्स, हीगेल, ये क्या है, इन्होंने शक्ति इनका बिल्कुल केंद्रीय तत्व रहा है। जैसे मैकियावली ने बिल्कुल वो पावर जो शक्ति, वो प्रिंस, द प्रिंस, ठीक है, जो उन्होंने एक निरंकुश राजतंत्र की बात की थी, ठीक है। उसी प्रकार हाब्स हाब्स ने भी आपको पता है कि एक निरंकुश जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करी, निरंकुश राजतंत्र के समझौते के बाद निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की बात करी, ठीक है। तो उसी प्रकार जो हीगेल है, हीगेल ने तो खैर राज्य को सर्वोच्च स्थिति में, तो वहाँ भी केंद्रीय अवधारणा शक्ति ही रही है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम भारतीय विचारकों में बात करें विद्यार्थियों, तो कौटिल्य, उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण भारतीय चिंतक रहे हैं, उन्होंने उन्होंने भी शक्ति को बिल्कुल केंद्रीय स्थान दिया है, शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो शक्ति है वो प्राचीन काल में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, और खैर आधुनिक काल में तो खैर उसको केंद्रीय स्थिति प्रदान ही की है, और उसमें विशेष योगदान जो है वो लासवेल और केटलिन का रहा है, ठीक है। अगर हम अब बात करें और थोड़ा व्यापक तरीके से इसको देखें, तो शक्ति को चाहे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, ठीक है, दोनों में ही आप शक्ति के तत्व को या शक्ति को एक राजनीति विज्ञान से आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को बिल्कुल वो आप आगे इससे इसको डिटेल से और समझेंगे किस प्रकार। बाकी ये है कि ये राष्ट्रीय स्तर पे नहीं कि केंद्रीय अवधारणा, बल्कि अगर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी आप देखें, तो विद्यार्थियों अगर आप शीत युद्ध को देखते हैं, एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना रही है, बहुत लंबे काल तक रही है, तो उसमें भी केंद्रीय अवधारणा क्या रही है, शक्ति, पावर को हासिल करने की बात तो रही है, कि किस प्रकार दोनों गुटों के बीच जो पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बाद शक्ति को लेकर ही, पावर को लेकर ही तो उनके बीच वो शीत युद्ध था। तो कहीं न कहीं केंद्रीय अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी रही है। तो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, दोनों ही दृष्टि से राजनीति से आप अलग नहीं कर सकते हो शक्ति को, ठीक है। अब शक्ति की ये हम थोड़ा सा हमने देखा एक ओवरव्यू, लेकिन शक्ति को अब किस तरीके से परिभाषित किया जाए, ठीक है, उसको लेकर एक बड़ी समस्या रही है। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं कि शक्ति को अगर परिभाषित करने की बात हो या शक्ति के अर्थ की बात हो, ठीक है, तो उसको लेकर एक समस्या यूँ रही है कि विभिन्न विचारकों में मतभेद रहा है। इसको लेकर अलग अलग जो विचारक रहे हैं, कुछ विचारक आप उदाहरण देख भी पा रहे हैं, तो उनमें शक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जाए या शक्ति को किन अर्थों में परिभाषित किया जाए, इसको लेकर मतभेद रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रॉबर्ट ए डहेल, लासवेल और रोबे, इन्होंने शक्ति को किस रूप में लिया है, प्रभाव के रूप में। उन्होंने कहा है कि शक्ति क्या है, मतलब एक जो प्रभावित करती है, वह प्रभाव के रूप में उसको परिभाषित किया है। आगे हम परिभाषा में भी देखेंगे, ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर विचारकों की दृष्टि से हम देखें तो रॉबर्ट ए डहेल, लासवेल और रोबे, उन्होंने शक्ति को किस रूप में लिया है, प्रभाव के रूप में। विद्यार्थियों, कई बार ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, किस किसने किस रूप में, किस शब्द के रूप में इसको परिभाषित किया है, उसको उस अर्थ में देखा है। तो यहाँ इन विचारकों ने प्रभाव के रूप में शक्ति को देखा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं मार्गेंथाउ और कैटलिन, ठीक है, उन्होंने शक्ति को किस रूप में, नियंत्रण के रूप में, उन्होंने नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया, कंट्रोल, कि भाई शक्ति के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है एक नंबर के प्रश्न के रूप में। तो नियंत्रण के रूप में शक्ति को किसने परिभाषित किया है, तो मार्गेंथाउ और कैटलिन दोनों ने, ठीक है। भारतीय विचारक कौटिल्य की हम बात करें तो उन्होंने शक्ति को किस रूप में लिया है, बल प्रयोग के रूप में। उन्होंने बल को ही शक्ति, हालांकि अंतर होता है दोनों में, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन कौटिल्य ने जो बल प्रयोग को ही बल प्रयोग के रूप में ही शक्ति को उन्होंने दर्शाया है, ठीक है। हाब्स जो पाश्चात्य विचारक रहे हैं, समझौता विचारक रहे हैं, उन्होंने शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया है, आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने मनुष्य की जो सामान्य प्रवृत्ति, ठीक है, या उसको अनवरत व्यक्ति की जो अनवरत इच्छा के रूप में, क्योंकि आपको पता है, होप्स आपने पढ़ा है, तो वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति शक्ति ही हासिल करना चाहते थे, और उन्होंने संघर्ष इसी बात का था। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता था, वो पावर हासिल करना चाहता था, ठीक है। तो उसको उन्होंने मनुष्य की एक सामान्य प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया है हॉब्स ने, ठीक है।
इसके अलावा अंत में आप देख पा रहे हैं कि शक्ति को कुछ विचारकों ने साध्य भी माना है और कुछ ने साधन भी माना है। ठीक है, कुछ ने तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति का साध्य माना है और कुछ ने शक्ति को एक तरह से साध्य ही मान लिया है। ठीक है, तो ये भी एक रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग विचारकों में इस बात को लेकर मतभेद रहा है कि शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाए, किस शब्द का या उसको किन अर्थों में परिभाषित किया जाए। ठीक है, अब ये तो हमने देखा। अब अलग अलग विचारकों की कुछ महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन हाँ कुछ परिभाषाएं आपको जरूर याद होनी चाहिए एक कोटेशन के रूप में, जिनका कि आप प्रयोग, अगर प्रश्न आता है किसी भी रूप में छोटा या बड़ा, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो शक्ति की कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं, आइए। विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए। कई बार ये विचारक का नाम देकर भी परिभाषाएं पूछ ली जाती है, और वैसे आपको कोटेशन के रूप में, क्योंकि अगर आपसे अर्थ पूछा जाता है या परिभाषा पूछी जाती है तो आपको वैसे भी ध्यान होना चाहिए। देखिए, पहली परिभाषा आप देख पा रहे हैं रॉबर्ट बायस्टेड के अनुसार। उन्होंने क्या कहा है? शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तव में प्रयोग। बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि शक्ति अगर वास्तव में उसका प्रयोग किया जाता है वो शक्ति नहीं है, बल्कि वो बल प्रयोग करने की योग्यता है। ठीक है, मतलब आप बल का प्रयोग कर सकते हो कब? आपके पास जब पावर है, शक्ति है। तो उन्होंने उसको बल प्रयोग, रॉबर्ट बायस्टेड ने शक्ति को बल प्रयोग की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि उसका वास्तव में प्रयोग करते हैं तो वो शक्ति नहीं है, बल्कि वो उसकी योग्यता रखता हो बल की प्रयोग करने की। तो ये रॉबर्ट बायस्टेड की महत्वपूर्ण परिभाषा है। ठीक है, मैकाइवर के शब्दों में, मैकाइवर ने शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया? उन्होंने क्या कहा है कि शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने और निर्देशित करने की क्षमता है। ठीक है, मतलब व्यक्ति के व्यवहार को शक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, उसको विनियोजित भी किया जा सकता है और उसको निर्देशित भी किया जा सकता है। तो उसके लिए उन्होंने शक्ति को ही माना कि शक्ति एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा व्यक्तियों के जो व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित और विनियमित किया जा सकता है। ठीक है, तो मैकाइवर ने शक्ति की ये परिभाषा दी है। मार्गेनथाउ जो है बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ये विचारक रहे हैं शक्ति को लेकर। ठीक है, विशद व्याख्या उन्होंने शक्ति को लेकर की है। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि शक्ति को कार्यान्वित करने वाले तथा उनके बीच जिन पर उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है, मतलब बड़ी महत्वपूर्ण बात मार्गेनथाउ कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा कि शक्ति को कार्यान्वित कौन कर रहा है, मतलब उसका प्रयोग कौन कर रहा है। ठीक है, और उसका प्रयोग किन पर किया जा रहा है। तो उन दोनों के बीच की एक जो मनोवैज्ञानिक, मतलब इन्होंने एक उसको मनोवैज्ञानिक अवधारणा कहा है। ठीक है, तो उनके बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। किन के बीच? जिनके द्वारा शक्ति को कार्यान्वित किया जा रहा है और जिन पर किया जा रहा है। ठीक है, उन दोनों के बीच में एक उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कौन सा? साइकोलॉजिकल जो रिलेशनशिप, जो मनोवैज्ञानिक संबंध उन दोनों के बीच में। तो मार्गेनथाउ ने उसको एक मनोवैज्ञानिक रूप में शक्ति को परिभाषित किया। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है विद्यार्थियों, जरूर आपको ध्यान होनी चाहिए यह मार्गेनथाउ की परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट आप परिभाषा देख पा रहे हैं, नेक्स्ट कोटेशन आप देख पा रहे हैं रॉबर्ट ए डहेल का। ठीक है, कि शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंध ऐसी विशेष स्थिति का नाम है लोगों के बीच एक पारस्परिक संबंधों को लेकर वो ये बात कह रहे हैं। ठीक है, कि शक्ति लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी स्थिति का नाम है कि जिसके अंतर्गत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित करके ऐसा उनसे कुछ करवा लिया जाए जो कि वो अन्यथा ना करते। क्या मतलब है इसका? कि मान लीजिए ए और बी है, तो ए अगर मान लीजिए एक वो काम करवा रहा है या जो भी कार्य करवा रहा है, तो ए और बी का एक ऐसा संबंध है शक्ति कि ए अगर मान लीजिए बी को प्रभावित करके उससे ऐसा कार्य करवा ले जो वो अन्यथा नहीं करता है, मतलब सी उससे नहीं करवा पाता।
तो यहाँ एक विभिन्न व्यक्तियों के बीच में एक ऐसे पारस्परिक संबंधों के रूप में उन्होंने रॉबर्ट ए डहेल ने परिभाषित किया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं ऑर्गेन्स्की के अनुसार, ठीक है, उन्होंने शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया है, आप देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति के आचरण को जो शक्ति धारक चाहता है, जैसा वो चाहता है, तो अपने लक्ष्य के अनुसार अगर वो उसको प्रभावित कर देता है, उसके अपने लक्ष्यों के अनुसार वो किसी दूसरे के आचरण को निर्धारित कर लेता है, ये तो वो क्या है, फिर शक्ति है। तो उसको उन्होंने शक्ति के रूप में, ऑर्गेन्स्की की परिभाषा, छोटी सी परिभाषा है, आपको ये भी ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट ये रॉबर्ट बायस्टेड की तो आपने परिभाषा विद्यार्थियों देख ही ली है। तो विद्यार्थियों ये कुछ परिभाषाएं आपने देखी जिससे कि आपको शक्ति क्या होती है एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में, तो वो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। हालांकि राजनीतिक शक्ति है उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ एक जो अवधारणा के रूप में शक्ति क्या है वो कहीं न कहीं आप समझ ही गए होंगे। सारी परिभाषाएं हमने देखी, तो परिभाषाएं आप ज़रूर याद कर ले और एक कॉन्सेप्ट के रूप में, एक अवधारणा के रूप में शक्ति को लेकर आप क्या क्या बातें कह सकते हैं। वो हालांकि शक्ति पर अभी कई वीडियो आएंगे आगे आने वाले, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, कई बार ये प्रश्न पूछ भी लिया जाते हैं, तो ज़रूर आप इसको अच्छे से नोट कर ले जो आपको पीपीटी के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। शक्ति पर आगे अभी हम बात करना आज से शुरू किया है, आगे हम कुछ वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, आपकी वीडियो कैसा लगता है, और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को वीडियो साझा भी करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।